वेटर की आंखों में आए आंसू देखकर उर्मिला का दिल एक पल के लिए पिघल गया, पर वह जानती थी कि केवल दया दिखाने से उसकी बेटी वापस नहीं आने वाली। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए कठोर स्वर में बोली, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम में सच में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो मेरी मदद करो। वेटर ने ग्लानि से अपना सिर झुका लिया। वह दबी हुई आवाज में बोला, मैडम, एक बात है जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई। उर्मिला का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झपटकर वेटर की कलाई पकड़ ली। जो भी है अभी और इसी वक्त बोल। अगर तेरी बात सच निकली तो भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। वेटर ने सहमी नजरों से इधर उधर देखा और फिर फुसफुसाते हुए बोला, जिस रात की आप बात कर रही हैं, उसी रात मैंने होटल के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम के पास एक लड़की के सिसकने की आवाज सुनी थी। उसकी आवाज बहुत कमजोर और कांपती हुई थी, जैसे कोई बहुत बुरी तरह डर गया हो। उर्मिला की सांसें अटक गईं। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण और अनहोनी का डर एक साथ उभर आए। तूने यह बात पहले किसी को क्यों नहीं बताई? वह लगभग चीखते हुए उसे झकझोरने लगी। वेटर शर्मिंदा होकर बोला, मैडम, यहाँ बहुत बड़े और रसूखदार लोग आते हैं। मैनेजर ने सख्त हिदायत दी थी, जो देखा नहीं वह बोलना नहीं। नौकरी प्यारी है तो चुप रहो। मैं गरीब आदमी हूँ। डर गया था। उर्मिला अचानक हंस पड़ी, पर वह हंसी नहीं, एक टूटे हुए इंसान का आर्तनाद था। डर तो अब मैं देख रही हूँ। एक माँ का डर, जिसने अपनी कोख का टुकड़ा खो दिया है। उसने वेटर को छोड़ दिया और बेदम होकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें होटल की विशाल इमारत को इस तरह घूर रही थी, जैसे वह उन कंक्रीट की दीवारों के पार अपनी पल्लवी को देख रही हो। कहाँ है मेरी बच्ची? वह पागलों की तरह बुदबुदाने लगी। स्टोर रूम का रहस्य। अगली सुबह से उर्मिला ने होटल के पिछले हिस्से की खाक छाननी शुरू कर दी। वह हर कोने को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पैरों के निशान ढूंढता है। जांच करते करते तीसरे दिन उसे स्टोर रूम की दहलीज के पास जमीन पर खून का एक छोटा सा सूखा हुआ धब्बा दिखा। उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह मेरी बेटी का खून हो सकता है। उसने बिना एक पल की देरी किए थाने में जाकर गुहार लगाई। इस बार वह अकेली अबला नहीं थी। उसके पास सबूत था और उसकी आंखों में वह जुनून था जिसे कोई भी कानून नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जब पुलिस होटल पहुंची तो मैनेजर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। स्टोर रूम का जंग लगा ताला खोला गया। अंदर धूल और अंधेरे के बीच एक लड़की का रिबन, स्कूल बैग का एक फटा हुआ हिस्सा और पल्लवी के नाम का आईडी कार्ड, पहचान पत्र मिला। उर्मिला वहीं निढाल होकर बैठ गई। उसकी आवाज गले में ही घुट गई। आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, पर इस बार वह बेबस नहीं थी। इस बार वह टूटकर भी चट्टान की तरह खड़ी थी। अजय की वापसी। जब अजय को इन सब बातों का पता चला तो वह बदहवास होकर होटल पहुंचा। उर्मिला को इस जर्जर और भयानक हालत में देखकर उसके पैर कांपने लगे। उर्मिला, मुझे माफ कर दो। वह घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला। उर्मिला ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में न तो पुराना प्यार था और न ही नफरत, बस एक सुलगता हुआ सवाल था। अजय, अगर यह तुम्हारी अपनी सगी बेटी होती तो क्या तब भी तुम समाज के डर से चुप बैठते? अजय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ अपनी नजरें झुका सका।
उर्मिला का संकल्प। उस रात पुलिस स्टेशन में बैठकर उर्मिला ने पत्थर की तरह शांत होकर कहा, अब मैं सिर्फ एक बेचारी माँ नहीं हूँ, अब मैं एक गवाह हूँ। और अगर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं अपराधी भी बन जाऊंगी, पर अपनी पल्लवी को न्याय दिलाकर ही दम लूंगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, चिंगारियां थी और उसके हाथ अब काम नहीं रहे थे, क्योंकि अब वह सिर्फ उर्मिला नहीं थी, वह उन हजारों मजबूर माताओं की ललकार थी जिनकी बेटियां इस समाज के भेड़ियों द्वारा चुपचाप निगल ली जाती हैं। क्या पल्लवी जीवित मिलेगी? उर्मिला का यह नया रूप उन अपराधियों को कैसे सजा दिलाएगा?